हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। आज स्टूडेंट्स रेजोनेंस की लेक्चर सीरीज पर मैं लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर 1 पर आपने बेसिक ऑफ रेजोनेंस देखा था, तो मैं कुछ पॉइंट्स इसमें रिकॉल कर देता हूं क्योंकि रेजोनेंस को कुछ टाइम हो गया है स्टार्ट किए हुए। एक बार आप लोग फिर से थोड़ा सा कन्वे करेंगे, इसको लिखना नहीं है आपको, मैं क्लियर कर दूँ। आफ्टर हाफ एन आवर आप लोग चीज़ें लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट, जहाँ से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये मैं जस्ट प्रीवियस डाटा कुछ रिकॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले रेजोनेंस के लिए, जब भी हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस के लिए कुछ जो बेसिक पॉइंट बन रहे थे अपने पास, उनकी मैं एक बार बात कर लेता हूँ। पहली बात, अनुनाद की घटना के लिए जब भी हम लोग रेजोनेंस की बात करते हैं, अनुनाद की बात करते हैं, तो अनुनाद की घटना के लिए क्या होना आवश्यक है? अनुनाद की घटना के लिए सर्वप्रथम सर्किट में L और C का होना अनिवार्य है। इसका मतलब सिंगल इंडक्टर लगाकर हम रेजोनेंस नहीं अचीव कर सकते, सिंगल संधारित्र कैपेसिटर लगाकर हम रेजोनेंस अचीव नहीं कर सकते, हमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही सर्किट में लगाने होंगे। तो पहली बात हम लोगों ने वहां फर्स्ट लाइन लिखी थी, फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद की घटना के लिए, फॉर द, बस सुनते जाएंगे आप लोग, फॉर द अकरेंस, अकरेंस मीन्स घटना, फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस, फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद की घटना के लिए सर्किट मस्ट कंटेन, सर्किट मस्ट कंटेन टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। आप जानते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, तो सर्किट मस्ट कंटेन टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ऑफ अपोजिट नेचर, ऑफ अपोजिट नेचर, विपरीत नेचर के दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होने चाहिए। दैट इज, मैं ऐसा बोल सकता हूं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, L एंड C दोनों होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा स्टूडेंट्स कि दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का मतलब दो इंडक्टर लगा दिए या दो कैपेसिटर लगा दिए, हमें इंडक्टर भी लगाना होगा और कैपेसिटर भी लगाना होगा। तो सर्किट के अंदर कम से कम दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होने चाहिए। फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस सर्किट, सर्किट मस्ट कंटेन मिनिमम टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, दो कम से कम एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। अगर दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे तभी अनुनाद की घटना होगी। तो ये याद रखें आप, अनुनाद की घटना के लिए सर्किट में कम से कम टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का होना मस्ट है। दूसरी बात, अगर परिपथ अनुनाद में है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन पर है, तो मैं बोल सकता हूं फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस, फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद की घटना के लिए सर्किट टोटल इंपीडेंस, सर्किट की कुल प्रतिबाधा, टोटल इंपीडेंस और टोटल एडमिटेंस, प्रवेशता, एडमिटेंस मतलब Y, इंपीडेंस मतलब Z, तो या तो परिपथ की कुल प्रतिबाधा या परिपथ की कुल प्रवेशता। फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस सर्किट टोटल इंपीडेंस और टोटल एडमिटेंस एट टाइम ऑफ रेजोनेंस, एट टाइम ऑफ रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस के समय, एट टाइम ऑफ रेजोनेंस should consist only real part, ये दूसरा पॉइंट था वहां पर, only real part, केवल और केवल जब अनुनाद की घटना हो रही होगी तो या तो कुल प्रतिबाधा बोलें अथवा कुल प्रवेशता बोलें, उस समय परिपथ में प्रतिबाधा या प्रवेशता दोनों केवल रियल पार्ट को रखनी चाहिए, इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, राइट। दैट मीन्स time of resonance should consist only real part
दैट मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट मीन्स नेट इमेजिनरी पार्ट, जो काल्पनिक पार्ट है, नेट इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी जीरो, नेट इमेजिनरी पार्ट शुड बी जीरो। तो आपको याद होगा हम लोग इस समय इन काल्पनिक पार्ट को जीरो के बराबर कर देते हैं और वहीं से हमें अनुनाद की आवृत्ति मिलती है। तो ये 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं। तीसरा पॉइंट, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट मैंने ये लिखा था कि सर्किट जब भी अनुनाद की कंडीशन पर होगा उस समय जो सर्किट पर टोटल वोल्टेज और जो सर्किट की टोटल करंट है वो दोनों सेम फेज पर होने चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस या एट रेजोनेंस, अनुनाद के समय, एट रेजोनेंस सप्लाई वोल्टेज एंड टोटल जो सर्किट करंट बन रही है, सर्किट करंट एट रेजोनेंस, जो सप्लाई वोल्टेज है और सर्किट करंट है, शुड बी इन सेम फेज, शुड बी इन सेम फेज। आपस में दोनों को क्या होना चाहिए, सेम फेज पर होना चाहिए, शुड बी इन सेम फेज। दैट इज V and I, V and I having 0 डिग्री फेज डिफरेंस, इनके बीच में जो कालांतर होगा वो शून्य होगा। फेज डिफरेंस कितना होगा, शून्य। हैविंग 0 डिग्री फेज डिफरेंस, मैं ऐसा बोल सकता हूं एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, V और I के बीच का एंगल कितना होगा, 0, राइट। इसका मतलब जो सर्किट का वोल्टेज है और जो सर्किट पर बनने वाली रिजल्टेंट करंट है दोनों सेम फेज पर होंगे, V और I दोनों सेम लाइन पर होंगे, दोनों सेम फेज पर होंगे, तभी अनुनाद की घटना होती है। अगली लाइन मैं ये बोल सकता हूं एट रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एट रेजोनेंस, अनुनाद के समय, एट रेजोनेंस, मैंने थोड़ा छोटा फॉन्ट साइज इसलिए लिया है ताकि मैं ये सारी लाइन एक साथ लिख पाऊं। एट रेजोनेंस पावर फैक्टर, सर्किट पावर फैक्टर शुड बी यूनिटी, सर्किट शक्ति गुणांक जो होता है, सर्किट पावर फैक्टर शुड बी यूनिटी, सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। आप जानते हैं पावर फैक्टर हम डिफाइन करते हैं कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और बिल्कुल वरीनेस नहीं, मैं बस थोड़ी देर में इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। पावर फैक्टर का मतलब कॉस फाई है और यहां वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल फाई कितना ले चुके हैं, 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट कॉस 0, और कॉस 0 का मान आप जानते हैं 1, इसी को हम कहते हैं यूपीएफ, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। तो अनुनाद की घटना के समय सर्किट पर बनने वाला जो शक्ति गुणांक होगा वो क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर। और एक लास्ट लाइन मैंने ये भी लिखी थी वहां पर, अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी अनुनाद होगा तो एट रेजोनेंस टोटल पावर, एट रेजोनेंस टोटल पावर ऑफ सर्किट शुड बी इक्वल टू, टोटल पावर ऑफ सर्किट शुड बी इक्वल टू एक्टिव पावर ओनली, एक्टिव पावर, ऐसा लिखेंगे एक्टिव पावर ओनली। इसका मतलब है जो सर्किट में अनुनाद के समय टोटल पावर बनती है वो कुल पावर एक्टिव पावर के बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेट रिएक्टिव पावर का मान 0 होता है। नेट मतलब रिएक्टिव पावर अलग अलग तो बनती है स्टूडेंट्स, इंडक्टर में भी बनेगी, कैपेसिटर में भी बनेगी, बट इंडक्टर जो L पर बनेगी और जो C पर बनेगी वो दोनों पावर आपस में क्या होंगी, बराबर।
तो आप जानते हैं फेजर बनाते समय ये रियल पावर है और जो रिएक्टिव पावर जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही नीचे जाएगी। QL जितना ऊपर जाएगा उतना ही QC नीचे जाएगा। तो क्या QL और QC कैंसिल हो जाएंगे? कैंसिल होने का मतलब नेट रिएक्टिव पावर, नेट का मतलब जो QL और QC का नेट है, तो नेट रिएक्टिव को Q से डिफाइन करते हैं, तो नेट रिएक्टिव पावर शुड बी जीरो। नेट रिएक्टिव पावर शुड बी जीरो। नेट रिएक्टिव पावर यही नीचे लिख देता हूं, शुड बी जीरो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 3-4 पॉइंट्स मैंने वहां पर लिखे थे। अभी मैं सारी बातें इलोबरेट करूंगा 1 बाय 1 प्रॉपर वे में। पहले एक बार जनरल वे में समझ लें, सर्किट पर अनुनाद के समय जब भी अनुनाद की घटना होगी तो सर्किट में कम से कम 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट मस्ट हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 2 इंडक्टर लगे हैं तो अनुनाद हो जाएगा, 2 कैपेसिटर लगे हैं तो अनुनाद हो जाएगा। सर्किट में इंडक्टर भी चाहिए, कैपेसिटर भी चाहिए। तो L एंड C का होना मस्ट है। पहली बात ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोला, अगर हम अनुनाद की घटना की बात करें तो उस समय सर्किट की कुल प्रतिबाधा निकाल लो या कुल प्रवेशता निकाल लो, या तो टोटल Z या तो टोटल Y, और दोनों केवल रियल पार्ट को कैरी करेंगे। इमेजिनरी पार्ट दोनों का वैनिश हो जाएगा अनुनाद आवृत्ति के समय। जब अनुनाद जिस फ्रीक्वेंसी पर, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी, जो अनुनाद आवृत्ति होगी, आपको याद होगा ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी को ही अनुनाद आवृत्ति कहते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी पर केवल सर्किट में रियल पार्ट बनेगा, नेट इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। ये मैंने सेकंड लाइन लिखी है। थर्ड मैंने बोला, जो भी वोल्टेज होगा और जो भी करंट है दोनों सेम फेज पर होंगे, और अगर दोनों के बीच का एंगल जीरो है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है दोनों सेम फेज कंपोनेंट हैं। तो कई बार पूछ लेता है अनुनाद के समय वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, तो आंसर होगा इन फेज है या सेम फेज है या फेज डिफरेंस जीरो है। अगला, अब जब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं, शक्ति गुणांक, तो अनुनाद के समय शक्ति गुणांक की वैल्यू 1 होती है, यूनिटी पावर फैक्टर बनता है। क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर इसलिए डिफाइन हो रहा है, जब आप कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट लिखेंगे तो जीरो है, कॉस जीरो का मान 1 होता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं यूपीएफ। लास्ट लाइन मैंने ये बोली है, जब एक्टिव पावर कॉस फाई का मतलब 1 है तो साइन फाई जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या जो एक्टिव पावर है पूरी तरह से टोटल पावर के इक्वल हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं अनुनाद के समय टोटल पावर जो भी बन रही है उस S का मान केवल P के बराबर होगा, क्योंकि जो Q बनेगा इंडक्टर का और कैपेसिटर का दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। राइट, तो ये 3-4 पॉइंट मैंने यहां लिखे हैं जो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए थे। अब मैं उन्हीं पॉइंट्स पर वापस चल रहा हूं जो हमने 10-11 पॉइंट्स कुछ लिखे थे, मैं उनको समराइज कर देता हूं, क्योंकि लास्ट लेक्चर थोड़ा पहले बताया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जस्ट रिकॉलिंग दे रहा हूं। राइट, इसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो जरा, अब जब मैं आपसे ये बोलूं, एक बार जस्ट ये सुनना है स्टूडेंट्स, लिख सब चुके हो आप लोग, राइट, कॉपी पर आप लोग लिख चुके हो, आप लोगों को जस्ट इनको डाटा को रिकॉल रखना है बस। ये डाटा आप लोग बेसिक इंफॉर्मेशन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, और मैं बार बार बोलता हूँ लेक्चर को, जो भी ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो उसको एक बार फिर से सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट 10 मिनट 15 मिनट का एब्रीविएशन है, सो दैट आप लोग वापस उस पॉइंट पर पहुंच जाएं, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लेट हो गया, एट ए टाइम आप लोगों को सेकंड लेक्चर नहीं मिल पाया। अब देखो यहाँ पर सीरीज आरएलसी सर्किट पर अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स बनाए थे। सीरीज आरएलसी सर्किट, अभी हम लोग जो रेजोनेंस की स्टडी कर रहे हैं वो सीरीज सर्किट पर कर रहे हैं, ना कि पैरेलल। सेकंड जब हम लोग पढ़ेंगे तब पैरेलल सर्किट पर भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सीरीज है। तो सीरीज आरएलसी सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां हम लोगों ने, ये तो कॉमन पॉइंट्स थे। अब इसके बाद जब मैं सीरीज आरएलसी पर जाता हूं तो क्या क्या जनरल पॉइंट्स हमारे पास फ्रेम आउट होते हैं सीरीज आरएलसी के, उनको हम एक बार समझेंगे वापस से, और फिर मैं कुछ बेसिक ग्राफ्स जहां से आज टॉपिक स्टार्ट करना था वो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए, सॉरी, देखो यहां पर मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बोला था, जैसे मान लीजिए एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, एक
सीरीज RLC सर्किट है, सीरीज RLC सर्किट है। देखो, जैसे मैं सीरीज RLC सर्किट की बात करूं तो आई कैन रिकलेक्ट लास्ट डाटा एज दिस वन एज R, इसके बाद अपने पास कॉइल लगी हुई थी इंडक्टर, फिर इसके बाद यहां कैपेसिटर लगा रखा था और एक AC सोर्स था अपने पास। इस AC सोर्स को हम लोगों ने मान लिया था V ऑफ S फेजर, जिसका मैग्नीट्यूड मॉड VS है और इसका कोण 0 है। ये पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, अदरवाइज यहां पर कोई वैल्यू हमारे पास साइनसोइडल फॉर्म में होती, राइट। ये डायरेक्टली पोलर फॉर्म में हमने लिख रखा है। रजिस्टर पर बनने वाले वोल्टेज को मैंने यहां बोला था VR फेजर। इंडक्टर पर जहां से करंट इन करेगी, से दिस इज करंट I, तो यहां से जहां से करंट इन करेगी स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड VL फेजर, लीव करेगी माइनस, फिर यहां कैपेसिटर पर बनने वाला वोल्टेज VC फेजर हो जाएगा। अब यहां अगर मैं इसको इन सर्किलमेंट पर लिखूं, आपको याद होगा फेजर फॉर्म में लिखते समय इस R को मैं इस तरह से भी दर्शा सकता हूं, इसका बनने वाली प्रतिबाधा ZR का मान R हो जाएगा। इसी तरह इंडक्टर को अगर हम लोग फेजर फॉर्म में लिखें तो इनसर्किल करना होगा और इसे बोल सकते हैं प्रतिबाधा किसकी, इंडक्टर की। तो इंपीडेंस अगर मैं इंडक्टर का लिखना चाहूं तो इंडक्टर पर नेचर आता है +J, राइट, और इसके साथ XL, राइट, इंडक्टिव रिएक्टेंस बनेगा। कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो नाउ सी स्टूडेंट्स, फॉर कैपेसिटर वी कैन राइट लाइक दिस ZC एंड ZC वैल्यू इज -JXC। अब यहां पर कैपेसिटर पर -J आता है, इंडक्टर पर +J आता है, ये आपको याद होगा। यहां XL है और यहां XC है। इसी XL को हम कहते हैं, XL का मतलब होता है ओमेगा L और इस XC का मतलब होता है 1/ωc। समझाने के लिए मैंने लास्ट क्लास में बोला होगा आपको, XL का मतलब है इंडक्टिव, प्रेरणीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XC का मतलब है कैपेसिटिव, धारती प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो R की यूनिट तो ओम है, अगर मैं बात करूं यूनिट वाइज तो R की यूनिट अपने पास ओम है, लेकिन ये जो अपने पास L है, इस L की यूनिट ओम नहीं है। L की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, हेनरी। C की यूनिट क्या होती है, फैरेड। तो पहले इसे ओमिक यूनिट में कन्वर्ट करते समय फेजर फॉर्म में लिखना मस्ट है, मतलब हम पहले L को XL में कन्वर्ट करते हैं। XL का नेचर क्या होता है, +J, और XC कैपेसिटर पर कैपेसिटेंस की यूनिट क्या थी, फैरेड। तो पहले इसको भी XC में कन्वर्ट करेंगे और इसका नेचर क्या था, -JXC। तो मैंने क्या बोला, XC का और XL का यूनिट फॉर्म पर XL को हम बोल सकते हैं ओमेगा L और ओमेगा इंटू L की यूनिट होती है ओम। इसी तरह XC 1/ωc, इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम। तो सबसे पहले फेजर फॉर्म में लिखते समय आपको L को XL में कन्वर्ट करना होगा, C को XC में कन्वर्ट करना होगा, राइट। ये बातें दिमाग में आपके होनी चाहिए। तो मैंने जस्ट रिकॉल करा दिया आपको कि हम लोगों ने लास्ट सर्किट क्या लिया था। इसके बाद मैंने वहां पर जब Z की वैल्यू लिखी थी तो आपको याद होगा Z फेजर, मैं इंपीडेंस फॉर्म की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां मैंने जो बात कही थी आपसे, मैं इंपीडेंस फॉर्म की बात कर रहा हूं जस्ट, और मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था इंपीडेंस फॉर्म। तो इंपीडेंस फॉर्म पर Z फेजर बराबर टोटल का नेट कुल प्रतिबाधा क्या होगी, सीरीज सर्किट है तो तीनों को जोड़ देंगे, Z, और ये R सफिक्स में है, Z इंटू R नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज Z सफिक्स में R, Z सफिक्स में L, Z सफिक्स में C। तो आई कैन राइट लाइक दिस, ZR प्लस ZL प्लस ZC, राइट। अब इन तीनों को जोड़ दें तो क्या ZR का मतलब R था,
ZL का मतलब JXL था, ZC का मतलब माइनस JXC था। यहां से प्लस J माइनस J कॉमन हो जाएगा, तो वी कैन राइट Z फेजर इज इक्वल टू R प्लस J ब्रैकेट में XL माइनस XC, राइट। ये टर्म अपने पास आ गई, इसी को हम बोल सकते हैं XL माइनस XC को ही हम बोल सकते हैं नेट रिएक्टेंस R प्लस J X नेट भी बोल सकते हैं इसको, राइट। अब यहां समझना, ये जो अपने पास टर्म आ रही है, इसके साथ अगर हम AC के ओम्स लॉ को देखें, फॉर AC ओम्स लॉ, स्पेस यहां नहीं है स्टूडेंट्स, मैं यहां एब्रीविएट करूंगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले समझ चुके हो, लिख चुके हो, तो इसलिए बस बेसिक फॉर्मुलेशन की रिक्वायरमेंट है। यूजिंग AC ओम्स लॉ, यूजिंग AC ओम्स लॉ, DC में ओम्स लॉ V बराबर IR था, AC में ओम्स लॉ V बराबर I इंटू जेड है। और अगर मैं ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहूं तो मॉड V बराबर मॉड I इंटू मॉड जेड हो जाएगा, राइट। तो यहां से अगर मैं मॉड ऑफ I को लिखना चाहूं तो मॉड ऑफ I का मतलब होगा मॉड V अपॉन में मॉड Z। और आप Z का मान जानते हैं स्टूडेंट्स, Z की वैल्यू दिस थी, अब ये वाला, तो क्या मैं बोल सकता हूं मॉड V तो मॉड V ही है, यहां मॉड Z का मतलब अंडर रूट में, देखो ये वाले पार्ट रियल वैल्यू रख रहा है, R का मतलब रियल पार्ट है, प्लस J के साथ जो भी पार्ट है वो टोटल इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक पार्ट है। तो आप जानते हैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखते समय अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये अपने पास करंट की वैल्यू हो जाएगी, ये जस्ट मैंने लिख दी थी, राइट। आगे जहां जहां जैसी जरूरत होगी उस फॉर्मुलेशन को हम लोग यूज करते जाएंगे। तो मुझे लगता है यहां तक की बातें आपको क्लियर होंगी। हो सकता है मैंने XL और XC को, XL का मान ओमेगा L और XC का मान 1/ओमेगा C भी यहां रख दिया हो, तो आप वैसा भी लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है, अदरवाइज मैं यहां लिखना चाहूं तो इस बात को यहां इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो मॉड I इज इक्वल टू मॉड V, जो भी सोर्स वोल्टेज बन रहा है, VS भी लिख सकते हो इसी को। अगर यहां पर जैसे हमने VS ले रखा है तो इसको VS लिख लेना, यहां VS लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं है। तो मॉड ऑफ VS डिवाइड बाई मॉड Z में XL को हम क्या लिख सकते हैं, R को तो R स्क्वायर लिख दिया, यहां XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L और XC को आप लिख सकते हो 1/ओमेगा C और इसका स्क्वायर, राइट। आई होप स्टूडेंट्स इतनी बात सभी को क्लियर होगी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज RLC सर्किट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इतना एब्रीविएशन दिया होगा कि हम RLC सर्किट में स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बनाए होंगे, तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको एलोबरेट कर देता हूं, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि हम लोग टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं, यहां तक आपको आइडिया लग गया होगा। मैंने इंपीडेंस लिखा है और फिर इसके बाद करंट का मैग्नीट्यूड लिखा है, और अगर आपको लगता है कि सर Z का मैग्नीट्यूड यही लिख लेते तो यहां भी लिख सकते हैं, मॉड Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, मुझे लगता है इनफ है ये बात। मैं अब इसके बाद टॉपिक को, जो कुछ पॉइंट्स हमने बनाए थे मैं उनको समराइज कर देता हूं। तो जो हम लोगों ने पॉइंट्स बनाए थे वो ये हैं, अगर आप पॉइंट्स को देखो, ये पॉइंट्स हम लोगों ने इस तरह से बनाए थे। पहले तो हमें ये देखना था कि अनुनाद आवृत्ति का मान सीरीज RLC में क्या आता है, अनुनाद आवृत्ति की वैल्यू क्या बनती है। तो हम 1 बाई 1 इसी डाटा पर चलते हैं एक एक करके। तो अनुनाद आवृत्ति के लिए मैंने आपको Z वाले फॉर्मेट को लिया और इससे अनुनाद आवृत्ति को ड्राइव किया मान लो। तो हम बोल सकते हैं अनुनाद के समय पर, अनुनाद के टाइम पर XL और XC आपस में बराबर होने चाहिए। जब XL और XC आपस में बराबर होंगे तभी तो अनुनाद होगा, क्योंकि उसी समय नेट रिएक्टेंस, जो नेट प्रतिघात है वो 0 हो जाएगा। या
काल्पनिक पार्ट नेट इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा, राइट। आप इस तरह से देख भी सकते हो, आप ऐसे समझना जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ, बस ये जस्ट बेसिक रिकॉलिंग है सो दैट टॉपिक पर आप लोग वापस से प्रॉपर रहें। देखो यहाँ जैसे मैंने आपसे बोला, एक एक करके आप समझेंगे। इम्पीडेंस फॉर्मेट में जो Z का मान था, राइट, Z की वैल्यू आई थी अपने पास R प्लस जे XL माइनस XC, राइट। ये मुझे लगता है सबको रिकॉल है, अभी लास्ट लिखा था हम लोगों ने। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं अनुनाद की घटना हो रही है, तो अनुनाद की घटना के लिए फॉर अकरेंस ऑफ, ये पहला पॉइंट है अपना, फॉर अकरेंस ऑफ रेजोनेंस, फॉर अकरेंस ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद की घटना के लिए नेट इंपीडेंस या टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस शुड कंटेन, जो कुल प्रतिबाधा है उसको क्या रखना चाहिए, तो टोटल इंपीडेंस शुड कंटेन ओनली रियल पार्ट, क्या रखना चाहिए, केवल रियल पार्ट। सो नेट इमेजिनरी पार्ट, नेट इमेजिनरी, जो नेट इमेजिनरी बन रहा है काल्पनिक पार्ट, नेट इमेजिनरी पार्ट शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। क्या शून्य होना चाहिए, अनुनाद की घटना के समय सर्किट में कोई भी काल्पनिक पार्ट नहीं होना चाहिए। प्रतिबाधा या प्रवेशता लिखते समय, मैं यहां बात प्रतिबाधा की कर रहा हूं, तो जब पैरेलल पढ़ेंगे वहां हम लोग प्रवेशता यूज करेंगे, एडमिटेंस। आपको याद होगा सीरीज फॉर्मेट में ज्यादा बेटर आसान होता है इंपीडेंस फॉर्मेट, और पैरेलल में ज्यादा आसान होता है एडमिटेंस फॉर्मेट, राइट। तो पहले मैंने जनरल डाटा बताया था, अब मैं सीरीज आरएलसी की बात कर रहा हूं। तो सीरीज आरएलसी में स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं, प्रतिबाधा लिखते समय रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी। तो इमेजिनरी वाला जो जे के साथ पार्ट है, इस पार्ट को जीरो होना चाहिए। तो XL माइनस XC का मान शून्य होना चाहिए। इसको इस तरफ ले जाओ, तो XL बराबर XC। XL का मान आप जानते हो ओमेगा L है, और XC का मान होता है 1/ओमेगा C। मैं बात कर रहा हूं अनुनाद की, एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के टाइम पर, एट रेजोनेंस, अनुनाद के समय एट रेजोनेंस, ओमेगा किसके बराबर होना चाहिए, ओमेगा नॉट। इसी को अनुनाद आवृत्ति बोलते हैं। तो इस ओमेगा को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ओमेगा नॉट से। तो ये नॉर्मल ओमेगा नहीं है, कौन सा ओमेगा है ये, ओमेगा नॉट। तो अगर ये ओमेगा नॉट हो गया स्टूडेंट्स, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बन जाएगा, और L को इधर ले जाओ तो 1/LC बन जाएगा, या ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC आ जाएगा, राइट। इसी को कहते हैं अनुनाद आवृत्ति, और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट होगी, एक बार राइट डाउन करें आप, एक बार आप लोग इसको राइट डाउन करें। अब देखो, ये जो ओमेगा नॉट है, ओमेगा की फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। अगर आप इसको ऐसा भी लिखना चाहो, मान लो ऐसा सोचिए, अगर आप इसको इस वे में लिखना चाहें, ओमेगा का मतलब ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC है। ये तो समझ में आ गया होगा कि ओमेगा नॉट का स्क्वायर था, तो दोनों पक्षों में हम लोगों ने वर्गमूल ले लिया, तो ये ओमेगा नॉट बराबर 1/√1 का मतलब भी 1 था, डिवाइड में √LC लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ओमेगा नॉट की वैल्यू √LC है। ये जो ओमेगा नॉट है, इस ओमेगा नॉट को हम बोल सकते हैं 2πf0। ये जो ओमेगा नॉट है, क्या ओमेगा की वैल्यू 2πf0 भी लिख सकते हैं, और 1/√LC हो गया। नाउ अब जो
एफ नॉट बनेगा, क्या ये 2 पाई डिनोमिनेटर में चला गया? सो नाउ वी कैन से दिस वैल्यू बिकम्स एफ नॉट इज नथिंग बट 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इसकी यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज। तो हर्ट्ज में अगर लिखना चाहें तो फार्मूला ये यूज करेंगे, रेडियन पर सेकंड में बात की जाए तो दिस यूज करेंगे, राइट। दूसरा, ये अपने पास सेकंड पॉइंट था। थर्ड, मैंने आपसे बोला था कि अगर हम यहां पर z के मान को देखें, देखो इधर z की वैल्यू थी r प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, और आपने देखा जब आप इसका मॉड z लिख रहे थे तो मॉड z का मतलब अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर था। तो मेरी बात जरा सोच के बताना, सोच कर बोलना, जब आपने नेट इमेजिनरी पार्ट को खत्म ही कर दिया, क्योंकि अनुनाद आवृत्ति के समय एट रेजोनेंस एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे, तो एक्सएल और एक्सी कट जाएंगे, तो बताओ जेड का मान पहले आर प्लस समथिंग था, तो अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर बड़ी वैल्यू थी जब इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे। लेकिन इस समय जो आर का मान होगा, आप मुझे खुद बताइए, जब ये एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो गए, कट गए, खत्म हो गए, तो क्या स्टूडेंट जेड का मान कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया, और ये अपने सबसे मिनिमम मान पर पहुंच गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं जेड मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई? आर। मॉड वाइज भी, मॉड जेड भी अगर हम बात करें, मॉड जेड मिनिमम भी क्या हो गया? आर। मैग्नीट्यूड वाइज लिखो तो अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो भी तो आर आएगा। तो क्या ये वैल्यू हमें सजेस्ट कर रही है कि जेड मिनिमम का मान, इंपीडेंस का मान सबसे मिनिमम वैल्यू पर है? तो थर्ड पॉइंट पर मैंने बोला इंपीडेंस वैल्यू, प्रतिबाधा का मान, इंपीडेंस वैल्यू बिकम्स मिनिमम। इंपीडेंस का मान क्या हो गया? मिनिमम हो गया। अगर इंपीडेंस मिनिमम है तो फोर्थ पॉइंट अब जरा समझना, ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पर पूछे ही पूछे जाते हैं, ये याद रखना। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं, अगर लास्ट टाइम पे आपने प्रॉपर नहीं देखा है या देखा भी है तो एक बार रिकॉलिंग जरूरी है इसकी। इंपीडेंस का मान, प्रतिबाधा का मान मिनिमम पहुंच गया। अगर इंपीडेंस मिनिमम है तो जरा देखो फोर्थ पॉइंट, ओम्स लॉ से V बराबर I इंटू जेड था। अगर मैं I का मान पूछूं तो I बराबर V बाई जेड हो जाएगा। V बराबर AC का ओम्स लॉ है ये, I इंटू आर तो कहां होता है? DC में। AC में क्या होगा? I इंटू टोटल की प्रतिबाधा, दैट इज I इंटू जेड। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन जेड। अब बताओ जेड अगर मिनिमम हो गया, मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूं, जेड अगर मिनिमम हो गया तो समथिंग, ये जो न्यूमरेटर है, अंश है, इसके बटे में अगर जेड मिनिमम हो गया, जेड अपने लोवेस्ट मान पर पहुंच गया, तो क्या आई बढ़ गया होगा? और अब आप बताओ जेड मिनिमम मान पर है तो क्या आई, ये वाला आई मैक्स नहीं हो जाएगा? इसका मतलब इस समय जो सर्किट में धारा होगी उसे हम मैक्सिमम करंट बोलेंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं, जो ये पॉइंट हमने यहां बोला था, एट सीरीज रेजोनेंस इंपीडेंस बिकम्स मिनिमम, और सीरीज रेजोनेंस पर ही हम क्या बोल सकते हैं? करंट वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम। करंट CURRENT, करंट वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम, अधिकतम मान पर करंट पहुंच गई। अच्छा, एक और बात अपने दिमाग में ये बात लाओ, क्या हम ये भी जानते हैं कि Y मतलब एडमिटेंस, मतलब प्रवेशता, एडमिटेंस इंपीडेंस का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन जेड हो जाएगा। जेड मतलब इंपीडेंस। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, स्पेस नहीं था यहां। Y का मतलब है एडमिटेंस, प्रवेशता, ADMITTANCE, और ये होता है 1 अपॉन प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को ब्रैकेट में लिख दिया इंपीडेंस। अब मेरी बात समझना, Y बराबर है 1 अपॉन जेड, और एट रेजोनेंस, अनुनाद के समय जेड, इधर देखिए, जेड का मान जब एक्सएल और एक्सी कट गए तो जेड अपने सबसे छोटे मान पर है,
मैंने एक एग्जांपल दिया था स्टूडेंट्स, अगर एक्सएल और एक्ससी का अंतर कुछ होता तो अंडर रूट में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप याद करो, चलो इस एग्जांपल को जरा देख ही लो। आर का मान था 3 प्लस, अब एक्सएल और एक्ससी का अंतर मान लो 1 था, तो अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 10 हो गया। अगर एक्सएल और एक्ससी का अंतर 2 था तो 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13 हो गया। अगर ये 3 था तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 18 हो गया। तो क्या ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, बढ़ती जा रही है जितना एक्सएल एक्ससी का अंतर बढ़ाते जाओगे? लेकिन अगर एक्सएल और एक्ससी का अंतर 0 है, तो अब बताओ 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा? स्क्वायर और अंडर रूट कट गया तो ये 3 ही आएगा। और क्या ये 3 ही आर था? तो इसका मतलब जब एक्सएल और एक्ससी का मान 0 हो जाएगा तो जेड का मान मिनिमम हो जाएगा, और वो क्या होगा? 3, मतलब अंडर रूट 9। और अगर एक्सएल एक्ससी का कुछ न्यूमेरिक मान होता तो ये मान अंडर रूट 9 से ज्यादा होता, राइट? और अंडर रूट 9 को ही क्या कहते हैं हम लोग? 3 कहते हैं। और यही हमारे पास क्या है? आर। मैंने समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है, पिछली बार प्रॉपर एब्रीविएट किया था। तो अब आपको क्लियर होगा कि यहां पर जेड का मान मिनिमम बन गया। अगर जेड मिनिमम है तो देखो y बराबर 1 अपॉन जेड मिनिमम। अगर जेड मिनिमम है, समझना, जेड मिनिमम है तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि y अपने पास मैक्सिमम हो गया होगा? तो एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/, में है ये, अगर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर हर मिनिमम है तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो मैं बोल सकता हूं एडमिटेंस वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम। एडमिटेंस वैल्यू या एडमिटेंस बिकम्स मैक्सिमम। तो देखो करंट भी मैक्सिमम हो गई और एडमिटेंस भी मैक्सिमम, जबकि प्रतिबाधा क्या हुआ था? मिनिमम, राइट? तो ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। अप टू ये जो मैंने 4-5 पॉइंट्स तक बनाया है, एक एक करके मैं पॉइंट्स बढ़ाता जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स ये याद था सबको कि ओमेगा नॉट का मान 1 अपॉन अंडर रूट LC, फिर एफ नॉट का मान 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, फिर बताया था जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे तो जेड का मान मिनिमम हो जाएगा, और जब जेड मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम, जब जेड मिनिमम है तो एडमिटेंस मैक्सिमम, राइट? इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में अगर मैं ये पॉइंट्स आपको समझाऊं तब आप देख सकते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 है, या cos फाई का मान R/Z से भी हम देख सकते हैं, तो वहां से भी पावर फैक्टर यूनिटी आएगा। तो ये 6 नंबर का जो पॉइंट है ये पावर फैक्टर को इंडिकेट करेगा। इसको भी आप समझ लेंगे, मैं जस्ट इसको लिख रहा हूं, और ये आप पॉज करके आप प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे ये एक बार देख चुके हो तो बस जस्ट आप रफली देख भी सकते हो इसको, क्योंकि मैंने कहा था ये पॉइंट्स थोड़े से दिमाग में होने चाहिए। लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर में थोड़ा सा टाइम स्पैन बढ़ गया था, गैप हो गया था, सो दैट्स वाई मैंने इसको फिर से एक बार रिकॉल करा दिया है। बाकी मुझे लगता है ये चीज़ें लास्ट लेक्चर में भी बहुत प्रॉपर वे में मैंने बताई थी। चलो अब यहाँ पर थोड़ा V और I के साथ वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं। शायद मैंने 4 to 5 नंबर तक लिख दिया था। देखो नेक्स्ट अगर मैं 6 नंबर के पॉइंट को कहूँ तो एट रेजोनेंस, अनुनाद के समय V एंड I, वोल्टेज और करंट के बीच में V एंड I हैविंग सेम फेज, इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। आपको पता है अनुनाद के समय स्टूडेंट्स, क्या V और I के रिलेशन को अगर हम देखें
तो ये बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि जेड केवल रेजिस्टिव है, और रेजिस्टिव है तो रेजिस्टिव का रेजिस्टेंस वाली लाइन वोल्टेज और करंट को सेम फेज में रखती है। आपको याद होगा जेड का मान केवल क्या है, आर। अगर जेड आर रख रहा है तो बताओ क्या क्या यहां पर कोई इमेजिनरी पार्ट है? नहीं है। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो वोल्टेज, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये एंगल का साइन है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या होगा? जीरो होगा। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्या बनेगा? जीरो, क्योंकि कोई भी एक्स वाला पार्ट नहीं है। क्लियर? अब वोल्टेज और करंट के बीच में अगर एंगल जीरो है तो आप याद करिए, एक पॉइंट हम लोगों ने यह भी बनाया था, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो देखिए, पावर फैक्टर का मतलब है कॉस फाई या कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो कॉस ऑफ वी एंगल बिटवीन वी एंड आई। बताओ वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है? जीरो। तो कॉस जीरो का मान क्या हो गया? 1। इसी को हम कहते हैं शक्ति गुणांक। कितना बन रहा है? यूनिटी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का जो मान बनेगा वो क्या बनेगा? यूपीएफ। अगली बात, अगर मैं यहां आपसे बोलूं कॉस फाई बराबर आर बाई जेड वाला फार्मूला भी अगर हम लगाते तो अनुनाद के समय में जेड का मान क्या है? बताओ। एट रेजोनेंसी तो है ये। अनुनाद के समय जेड का मान क्या है? आर। तो बताओ एट रेजोनेंस आर बाई जेड का मान क्या हो गया? आर। तो आर आर कट गए, वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यहां से भी आप देख सकते हो, राइट? कॉस फाई की वैल्यू क्या हो गई? 1। आप वोल्टेज वाले रिलेशन से भी देख सकते हो, पावर वाले रिलेशन से भी देख सकते हो, किसी से भी देखो, हर जगह से पावर फैक्टर क्या बनेगा? 1। अब मैंने एक जनरल वे ले लिया यहां पर। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर इस बात को भी डिफाइन करना चाहूं, अगर मैं इस बात को भी डिफाइन करना चाहूं, एक एक करके अब इसको प्रॉपर वे में थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट? इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। मतलब मैं एक्सएल और एक्सी को दर्शाऊं कि एक्सएल और एक्सी के बीच में कितने का, मतलब दोनों आउट ऑफ फेज कितने डिग्री से बन रहे हैं। तो यहां तक मुझे लगता है आप लोगों ने लिख लिया है या पहले से आप लोगों के पास लिखा हुआ है। तो इसके बाद अब मैं जो 8 नंबर का पॉइंट लिख रहा हूं, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी, तो इन पॉइंट्स को एक एक करके आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे। मैं एक एक पॉइंट आपको प्रॉपर वे में बताता हूं। देखो, जैसे यहां पर मैं आपसे बोलूं, ये वाला पॉइंट जो अब हम लोग लिख रहे हैं, आपको खुद क्लियर होगा थोड़ा सा। आपको ये टर्म जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, ये खुद प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, अगर स्टूडेंट्स मैं इम्पीडेंस फॉर्मेट की बात करूं, अब मैं तीनों ही फॉर्म में चलूंगा अलग अलग। सॉरी 6, 7 कहाँ तक लिख लिया था हम लोगों ने? अब रिकॉल नहीं मेरे को, शायद 7 तक लिखा था हम लोगों ने। ये 8 नंबर मान लेते हैं, देख लेना जो भी नंबरिंग थी। Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी आया था, राइट? ये एक्सएल एक्चुअल में हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। तो अगर Z की मैं बात करूं तो Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल को अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो ये मॉड एक्सएल है, और यहां अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज एक्सी को लिखूं तो ये मॉड एक्सी है, राइट? क्योंकि मैं अब इसको फेजर डायग्राम पर चल रहा हूं। आप बताओ, अगर मैं इंपीडेंस का फेजर फॉर्म बनाऊं तो आर तो रियल पार्ट है, ये कोई रेफरेंस लाइन है, और इस रेफरेंस लाइन पर आर जो बनेगा रेजिस्टेंस वैल्यू जो हम लिख रहे हैं, क्या आर पर वोल्टेज और करंट सेम फेस पर होता है? तो आप ये बताओ, आर वाली लाइन तो सेम फेस पर है, राइट? तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई? आर। अब मेरी बात को बहुत प्रॉपर समझना, मैं पैरेललोग्राम मेथड ले रहा हूं, जहां से वेक्टर स्टार्ट किया है वहीं से मैं एक्सएल और एक्सी को दिखाऊंगा, राइट? ताकि आपको एंगल क्लियर हो जाए। बताओ, एक्सएल के साथ यहां प्लस जे लिखा है, तो प्लस जे का मतलब अपवर्ड, इसका मतलब ये एक्सएल है, और लंबाई के साथ, वेक्टर को लेंथ के साथ मॉड में लिख सकते हैं, तो क्या ये लंबाई मॉड एक्सएल हो जाएगी? तो आई कैन से दिस इज मॉड ऑफ एक्सएल। इसी तरह जे के साथ आप एक्सएल भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्सएल लिख दोगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी, राइट? वो भी सही है, ये भी सही है।
एक्सी डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्सी के साथ माइनस जे, तो माइनस जे कहां जाता है, डाउनवर्ड, तो आपने माइनस जे डाउनवर्ड बना दिया। ये पैरेललोग्राम मेथड कहलाता है, ताकि आपको एंगल क्लियर आ जाए। माइनस जे का मतलब जहां से वेक्टर ये स्टार्ट हुआ था वहां से ये एक्सेल मैंने अलग खींच दिया, और एक्सी को मैंने जहां से ये वेक्टर जो हमारे पास आर की जो स्टार्टिंग थी उसी की स्टार्टिंग से मैंने एक्सी को खींच दिया, तो ये नीचे वाली लेंथ क्या हो गई, एक्सी। अब इससे मत घबराना कि सर आप अभी तक इस मेथड को यूज करते थे कि आर जहां खत्म हुआ वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, वो भी सही है, ये भी सही है, बट मैं आज अभी आपको इनके बीच का एंगल दर्शाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इस मेथड को लिया। इसकी लंबाई कितनी है, मॉड ऑफ एक्सी, एक्सेल भी लिख सकते हो इसको, एक्सी भी लिख सकते हो। बताओ इस रेफरेंस से ये कितना एंगल है, ये +90 है, राइट, ये 90 है, और ये वाला इस रेफरेंस से -90 है, राइट। लेकिन अगर मैं पूछूं एक्सेल और एक्सी आपस में कितने एंगल पर हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों के बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, राइट। इसका मतलब कभी आपसे बोला जाए एट रेजोनेंस सर्किट पर, देखो अनुनाद के समय, मेरी बात को अब जरा समझना, जेड का मान R प्लस जे, और ये क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्सएल माइनस मॉड ऑफ एक्सी। एक्सएल और एक्सी भी लिख सकते हो, मॉड में लिख दोगे और अच्छा है, नहीं भी लिखोगे तो कोई इससे फर्क नहीं है। मतलब ये कंफ्यूजन का पार्ट नहीं होना चाहिए कि सर मॉड लगाएं ना लगाएं, लगा दिया है तो बेटर है, नहीं भी लगाया तो उससे कोई फर्क नहीं है। देखो अब एट रेजोनेंस, अनुनाद के समय एट रेजोनेंस एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट था, फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, अनुनाद आवृत्ति। तो अनुनाद आवृत्ति के समय जेड का मान बचा क्या, केवल आर, तो क्या मैं बोल सकता हूं एट रेजोनेंस सर्किट इम्पीडेंस, सर्किट की जो प्रतिबाधा है, सर्किट इम्पीडेंस बिकम्स, या सर्किट नेचर, हम सर्किट नेचर की बात कर सकते हैं, सर्किट नेचर इज प्योरली रजिस्टिव हो गया। इस समय सर्किट का नेचर कैसा दिख रहा है आपको, प्योरली रजिस्टिव। तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि रेजोनेंस के टाइम पर सर्किट का नेचर कैसा होगा, तो कुल प्रतिबाधा क्या बन गई, आर के बराबर, और कुल प्रतिबाधा अगर आर के बराबर है तो इसका मतलब सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है रेजोनेंस के समय, प्योरली रजिस्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्योरली रजिस्टिव, कैसा बिहेव कर रहा है ये, प्योरली रजिस्टिव। अब दूसरी बात जरा समझना, इसी समय अगर मैं बोलूं कि एक्सएल और एक्सी, एक्सएल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एक्सएल और एक्सी की अगर आपसे मैं बात करूं तो एक्सएल और एक्सी दोनों गणितीय रूप में आपस में इक्वल है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, यस। तो ये बात आपको तभी समझ में आएगी स्टूडेंट जब मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा, राइट। इसलिए इसको एक बार फिर से समझना, मैंने क्या किया था, आप इधर देख लो, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन खींची, ठीक है। आर का नेचर हमेशा क्या होगा, रियल पार्ट है, तो आर को रियल पार्ट में दिखा दिया, दिस इज आर, ये लेंथ क्या है, आर। अब अगर मैं जे एक्सएल की बात करूं तो जे एक्सएल का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज मॉड एक्सएल लिख दिया है, राइट। मैं अभी जनरल बात कर रहा हूं, तो जे एक्सएल में प्लस जे एक्सएल है, राइट। तो ये जो प्लस जे एक्सएल है, तो प्लस जे क्या बता रहा है, +90, माइनस जे क्या बता रहा है, -90। तो जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ था वहीं से हम देख रहे हैं, तो प्लस जे एक्सएल यहां हो जाएगा, तो इसी को लंबाई वाइज क्या कहते हैं, मॉड एक्सएल। और माइनस जे एक्सी जो जहां से स्टार्ट हुआ था वेक्टर वहीं से खींचते हैं, तो माइनस जे एक्सी नीचे खींच दिया, तो ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ एक्सी। अब बताओ जो मॉड ऑफ एक्सएल खींचा है वो क्या है, +90 रेफरेंस लाइन से, और जो एक्सी खींचा है वो क्या है, -90। 90 और -90 का अंतर, 90 माइनस ऑफ -90 +180,
तो क्या इन दोनों का फेज डिफरेंस, टोटल का फेज डिफरेंस 180 नहीं हो जाएगा इस 90 और इस 90 को जोड़ने? तो इस बात को मैं नीचे लिख रहा हूं, समझेंगे आप। एट रेजोनेंस, अनुनाद के समय, एट रेजोनेंस, अनुनाद के समय, एट रेजोनेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणी प्रतिघात का मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि वो लेक्चर लास्ट वाला कुछ कट भी हो गया था लास्ट में, तो अगर कोई पॉइंट वहां मिस हो तो वो भी यहां से देख लेना आप लोग। एट रेजोनेंस मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, कुछ एक दो पॉइंट्स वहां लास्ट में समराइज नहीं हो पाए थे, शायद अप टू 11 पॉइंट्स तक मैं बता पाया था, तो उसको यहां समझ लेना। बाकी लमसम मैंने सारा सब कुछ बता दिया था। एट रेजोनेंस मैग्नीट्यूड ऑफ, जो भी पॉइंट आपको वहां मिस दिख रहा हो उसको लिख भी सकते हो। एट रेजोनेंस मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस शुड बी इक्वल, आपस में बराबर होते हैं, शुड बी इक्वल बट आउट ऑफ फेज, बाई 180 डिग्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कितने से आउट ऑफ फेज होता है? 180 डिग्री से। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जो 8वें नंबर का पॉइंट है उसमें मैंने ये बताया कि सर्किट का नेचर, जो इंपीडेंस है, जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे अनुनाद के टाइम पर, तो बचेगा क्या सर्किट की प्रतिबाधा? केवल रजिस्टिव। तो हम क्या बोलेंगे? अनुनाद के समय सर्किट का नेचर कैसा हो जाता है? प्योरली रजिस्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब वो बोले कि एक्सएल और एक्सी, एक्सएल ऊपर जाएगा, एक्सी नीचे जाएगा, तो एक्सएल और एक्सी के बीच का कोण कितना है? तो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, बताओ इनके बीच का कोण टोटल 180 होगा, राइट? तो यही पूछेगा। और अनुनाद के समय एक्सएल और एक्सी का मैग्नीट्यूड बराबर है, राइट भाई? प्लस जे और माइनस जे तो नेचर है, लेकिन मैग्नीट्यूड मॉड एक्सएल मॉड एक्सी तो बराबर है लेंथ वाइज, राइट? लंबाई में एक्सएल जितना होगा, अगर ये 3 यूनिट है तो नीचे भी कितना होगा? 3 यूनिट, दोनों बराबर होंगे, तो दोनों कट जाएंगे। तो जितना अपवर्ड खींचा है उतना ही डाउनवर्ड, तो ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होंगी। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैंने ये लिखा है, अनुनाद के समय प्रेरणी प्रतिघात और धारती प्रतिघात का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, शुड बी इक्वल। और ये आपस में कितने का आउट ऑफ फेज रखते हैं? 180 डिग्री। इनके बीच में फेज डिफरेंस 180 बन रहा है। आउट ऑफ फेज इसलिए बोल रहा हूं, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो आउट ऑफ फेज है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो जितना एक्सएल है उतना ही एक्सी है, तो अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो आर खींचा है हमने, यही टोटल क्या हो जाएगा? जेड। तो आर और जेड, जो परिपथ में टोटल जेड बनेगा वो आर के इक्वल आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आर, राइट? तो ये जो टर्म लिखी है मैंने, एक्चुअल में ये लेंथ वाइज आर है, और इसको हम लिख सकते हैं यही टोटल जेड बन रहा है। तो जेड का मान क्या बन जाएगा? आर। ये टर्म मैंने लिख दी। तो मुझे लगता है पॉइंट नंबर 8 सभी को क्लियर हो रहा होगा और बहुत प्रॉपर वे में क्लियर हो रहा होगा, राइट? पॉइंट नंबर अगर 8 आपको क्लियर है तो मैं पॉइंट नंबर 9 को भी बता देता हूं आपको। पॉइंट नंबर 9 का मतलब था, ये आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। पॉइंट नंबर 9 का मतलब था, जैसे एक मैंने टर्म बताई थी, पॉइंट नंबर 9 मैं इस तरह से समझा रहा था आपको कि यहां पर और ये मॉड एक्सेल और एक्सेल में कोई कंफ्यूजन नहीं स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड वाइज जब भी फेजर बनाते हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज दिखाने लगते हैं, क्योंकि प्लस जे और माइनस जे केवल क्या दिखाता है? नेचर। इतना एसी पढ़ने के बाद आपके टॉपिक क्लियर होने ही चाहिए। एसी में कई बार डिस्कशन इन सब चीज़ों का हो चुका है। अब यहाँ पर फर्दर
नेक्स्ट अगर मैं ऐसा बोलूँ अब आपसे, देखो कि यहाँ पर सर्किट पर जो ये RLC सर्किट था, देखना इधर, इसका नेचर कैसा होगा LC ब्रांच का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछता, बट फिर भी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कभी आपसे ऐसा बोलूं, समझना इस पॉइंट को भी, ZLC का मान क्या है, देखो इधर आप प्रॉपर वे में समझना जरा, ये शायद 9th नंबर का पॉइंट है, या मैं बोल सकता हूं ZLC बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। इसका क्या मतलब है, इसको पूरा ओरिएंट करते हैं। देखो Z का मान था R प्लस जे XL माइनस जे XC, राइट। अब यहां पर R प्लस J दोनों में कॉमन हो गया, J कॉमन हो गया तो ये XL माइनस XC हो गया, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपने बोला अनुनाद के टाइम पर, अनुनाद के टाइम पर JXL और JXC में ये जो अंदर वाला पार्ट है ये जीरो हो गया, राइट, यही बोला है। तो अगर ये दोनों इक्वल हुए होंगे तभी तो जीरो हुआ है। तो फॉर रेजोनेंस हम बोलते हुए आ रहे हैं, फॉर रेजोनेंस XL बराबर XC हुआ होगा, राइट। XL किसके बराबर हुआ होगा, XC, या पूरा ही लिख देते हैं, फॉर रेजोनेंस नेट इमेजनरी पार्ट, नेट इमेजनरी जो काल्पनिक पार्ट है, नेट इमेजनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू जीरो, नेट इमेजनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू जीरो। नेट इमेजनरी पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। अगर नेट इमेजनरी पार्ट जीरो के बराबर होना चाहिए तो मैं बोल सकता हूं XL माइनस XC बराबर जीरो, या XL बराबर XC। इतनी बात सबको क्लियर है। दोनों पक्षों में मॉड लगाना चाहो मॉड लगा दो, तो मॉड ऑफ XL बराबर मॉड ऑफ XC, उससे भी कोई फर्क नहीं है। अब ये बात आप सोचिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो मैंने लिखा है ये है क्या, तो क्या ये टर्म अल्टीमेटली, सब देखना साइड में, Z बराबर ZR फेजर प्लस ZL फेजर प्लस ZC फेजर है। और ये जो ZL फेजर प्लस ZC फेजर है, देखें आप इधर, क्या मैं इस पूरे को बोल सकता हूं ZLC, क्या बोल सकता हूं ZLC। तो ZLC का फेजर मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का की जो प्रतिबाधा है, क्या वो ZL फेजर प्लस ZC फेजर हो जाएगी। अच्छा, ZL का मतलब क्या है, प्लस JXL, ZC का मतलब क्या है, माइनस JXC। बताओ मुझे, J कॉमन ले लें तो ये XL माइनस XC है, और अनुनाद के समय XL और XC दोनों बराबर हैं, तो क्या इसका अंतर जीरो नहीं हो जाएगा। तो ZLC का मान, ZLC का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या ZLC का मान J इंटू अंदर XL और XC अगर बराबर हो गए तो जीरो हो गया, तो क्या इसका मतलब जीरो ओम हो गया। J जीरो मतलब जीरो, और जीरो ओम यूनिट जेड की ओम है, तो जीरो ओम। किसी ब्रांच की प्रतिबाधा अगर जीरो है तो क्या स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब, या प्रतिबाधा जीरो होने का मतलब, AC में हम रेजिस्टेंस ना बोलकर इंपीडेंस बोलेंगे। अगर LC की प्रतिबाधा जीरो है, नेट प्रतिबाधा याद रखना, नेट प्रतिबाधा, नेट प्रतिबाधा LC की अगर जीरो है तो क्या ब्रांच का व्यवहार शॉर्ट सर्किट जैसा नहीं होगा, राइट। तो हम इसे बोल सकते हैं, सो दिस बिहेव्स एज, सो दिस बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, सो दिस बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। तो ये कैसा व्यवहार करता है, शॉर्ट सर्किट। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऐसा यहाँ से लिखवाया होगा कि ZLC का मान कितना आ रहा है, जीरो। क्यों आ रहा है, अनुनाद की वजह से। तो अनुनाद की घटना के टाइम में XL और XC बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे, तो ZLC का मान क्या आ जाएगा, जीरो। और इसी को हम बोलते हैं, कभी अगर आपसे बोला जाए सीरीज रेजोनेंस पे LC पर बनने वाला
ब्रांच की प्रतिबाधा का व्यवहार कैसा होगा, तो कैसा व्यवहार होगा, शॉर्ट सर्किट जैसा। क्यों, क्योंकि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या आती है, 0 ओम, और आप जानते हैं 0 ओम का फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब ब्रांच का व्यवहार शॉर्ट सर्किट। एक्सेप्टेड। तो ये पॉइंट नंबर 9 अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग पॉइंट नंबर 10 में चलते हैं। पॉइंट नंबर अगर मैं 10 की बात करूं, मुझे लगता है बहुत प्रॉपर समझ में आ गया होगा ये पॉइंट नंबर। अगर 10 की बात करें, बस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टॉपिक, ये थोड़ा सा लास्ट लेक्चर्स की बेसिक रिकॉलिंग है, और जो पॉइंट पिछले बार क्लियर ना हो वो इस बार क्लियर कर लेना स्टूडेंट्स, लेकिन क्लियर जरूर रखना। अनुनाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुनाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी पर, याद रखना। एसी के क्वेश्चन नहीं भी कुछ कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुनाद फ्री के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, रेजोनेंस से क्वेश्चन फ्री के बनते हैं, राइट। वैसे एसी भी मैंने आपको बताया है, अभी जैसे ही आपको मैं सीट्स कराऊंगा तो उसमें भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आप लोगों को चीज़ों को बहुत प्रॉपर वे में रिकॉग्नाइज कर लेना है, दैट्स ऑल। देखो अब अगर अब मैं आपसे ऐसा बोलूं कि आप वोल्टेज को थोड़ा रिलेट कर लेते हैं, सीरीज सर्किट है तो एक बार वोल्टेज को भी रिलेट करते हैं। चलो, 3 ही बातें रिलेट करते थे हम लोग, याद करो सीरीज सर्किट में, एक बार इंपीडेंस फॉर्म, एक बार वोल्टेज फॉर्म और एक बार पावर फॉर्म, तो तीनों को रिलेट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इंपीडेंस फॉर्म रिलेट किया, अब मैं पावर वाली फॉर्म को रिलेट कर देता हूं, सॉरी वोल्टेज वाली फॉर्म को रिलेट कर देता हूं, और अगले में पावर वाली फॉर्म रिलेट कर देता हूं। और पॉइंट की नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, ठीक है, उसको आप लोग मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। अब देखो यहां पर पॉइंट नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, सीरीज आरएलसी सर्किट में, याद करिए ये सीरीज आरएलसी सर्किट था, दिस इज सीरीज आरएलसी सर्किट, से दिस इज आर, दिस इज एल एंड दिस इज सी। और यहां स्टूडेंट्स ये कोई सप्लाई वोल्टेज है वी फेजर, ये एक सीरीज आरएलसी सर्किट था। सीरीज आरएलसी सर्किट में यहां से कोई करंट आई फेजर है, जब इसमें करंट इन होगी तो उस समय ये पैसिव एलिमेंट्स पर आर पर बनने वाले वोल्टेज को हमने मान लिया वी आर फेजर। इसी तरह इंडक्टर पर बनने वाला वोल्टेज जहां से करंट इन करेगी, सो दिस इज वी एल फेजर, और यहां प्लस माइनस वी सी फेजर, ठीक है। ये आप देख सकते हो, एक बार इसको प्रॉपर में देख लो। देखो अब यहां पर अगर वी आर फेजर प्लस वी एल फेजर प्लस वी सी फेजर की मैं बात कर रहा था, तो क्या यहां पर अगर हम लोग केवीएल अप्लाई करें, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो केवीएल अप्लाई करने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, चलते हुए यहां पर पहला साइन क्या है, प्लस का वी आर फेजर, प्लस अगला क्या है वी एल फेजर, प्लस वी सी फेजर, प्लस प्लस प्लस, और फिर यहां चलते हुए पहला साइन माइनस, माइनस वी फेजर बराबर 0। तो वी फेजर को दिस साइड ले जाओ, तो वी फेजर बराबर वी आर फेजर प्लस वी एल फेजर प्लस वी सी फेजर। मुझे लगता है सीरीज आरएलसी में सब बहुत नंबर ऑफ टाइम्स हमने वहाँ पढ़ा था। अब जरा सोचो, अगर मैं यहाँ वी आर को वी आर लिखता हूँ, वी आर फेजर को, क्योंकि इसका एंगल तो 0 है, लेकिन अगर मैं वी एल फेजर की बात करूँ तो इंडक्टर पर वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, तो यहाँ प्लस जे आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या आ जाएगा, मॉड वी एल। ऐसे ही कैपेसिटर पर अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटर पर वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है, तो माइनस जे आएगा, राइट, और मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या आ जाएगा, मॉड वी सी। तो अगर मैं वी फेजर के साथ इस टर्म को देखूं तो वी फेजर बराबर वी आर प्लस जे मॉड वी एल माइनस जे मॉड वी सी। इस टर्म को बहुत प्रॉपर होके अब जरा समझने की जरूरत है कि अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो फेजर डायग्राम पर आई रेफरेंस फेजर है, सीरीज सर्किट पर आई को हमने क्या मान लिया, मान लो अभी रेफरेंस फेजर, ऐसे ही कुछ सीरीज सर्किट था तो आई रेफरेंस हो गया। वी आर जो अपने पास होगा
क्या वी आर को मैं बोल सकता हूं, ये जो वी आर है, क्या वी आर सेम फेज में होगा, रजिस्टर पर बनने वाला वोल्टेज सेम फेज पर होगा, इसी लाइन पर है ये। तो इसकी लेंथ मॉड वी आर लिख सकते हैं हम लोग, या वी आर भी लिख सकते हैं। अब जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है वहीं से मैं सभी वेक्टर्स को खींच रहा हूं, तो वी एल के साथ प्लस जे है, तो बताओ क्या ये प्लस वी एल इंडक्टर पर वोल्टेज लीड करता है, तो ये अपवर्ड आ जाएगा, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मॉड वी एल। ऐसे ही अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, तो कैपेसिटर पर वैल्यू क्या है, माइनस जे, तो ये डाउनवर्ड खींच दो, सो दिस इज मॉड वी सी, लंबाई वाइज ये मॉड वी सी हो जाएगा। अब आप जानते हो जितना वी एल है उतना ही वी सी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेटली जो सोर्स वोल्टेज था वो किसके बराबर हो जाएगा, V बराबर वी आर आ जाएगा। इसका मतलब मैं आपसे बोल सकता हूं कि अगर रेजोनेंस रहा होगा, एट रेजोनेंस V फेजर बराबर वी आर प्लस जे कॉमन ले लिया, मॉड वी एल माइनस मॉड वी सी हो गया। यहां आप समझ रहे होंगे दोनों में मैंने जे कॉमन ले लिया, तो इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज एट रेजोनेंस अनुनाद के समय क्या हुआ होगा, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक पार्ट को जीरो कर दो, तो बताओ काल्पनिक पार्ट ये पूरा है ना, इसका मतलब कैन आई राइट मॉड वी एल माइनस मॉड वी सी दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, इसको दैट साइड ले जाओ, तो मॉड वी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड वी सी हो जाएगी। इसका मतलब इंडक्टर पर बनने वाला वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, मॉड लगा है, कैपेसिटर पर बनने वाले वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या आपस में बराबर नहीं है, तो रेजोनेंस के टाइम पर वी एल और वी सी का मैग्नीट्यूड बराबर है। बट नाउ सी द पॉइंट व्हाट आई वांट टू डिस्कस, क्या रेफरेंस लाइन से ये प्लस 90 है इंडक्टर का वोल्टेज, क्या रेफरेंस लाइन से ये माइनस 90 है, तो एक यहाँ प्लस 90 और एक यहाँ माइनस 90 बन गया, लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों के बीच का कोण कितना है, क्या इन दोनों के बीच का एंगल अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ 180 डिग्री नहीं है, ये प्लस 90 था और यहाँ ये माइनस 90 था, यहाँ से यहाँ तक का, तो टोटल इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ जो पॉइंट बना था अपने पास वो ये बना, 2 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं यहाँ, देखो जरा। पहली बात, अगर नेट इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 हो गया तो ये बात समझ में आ रही है कि इस समय सॉरी, देखिए सोर्स वोल्टेज, ये जो सोर्स वोल्टेज है वी फेजर, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू, क्या इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा रेजोनेंस के टाइम पर, तो पूरा सोर्स वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो पहली लाइन तो ये निकल कर आई। अगर मैं यहाँ इस पॉइंट को लिखना चाहूँ 10वें नंबर पर, सोर्स वोल्टेज एट रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एट रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस की भी बात हो रही है ये, एट रेजोनेंस source voltage value becomes, source voltage value becomes, source voltage value becomes equal to voltage across resistor। इसका मतलब अनुनाद के समय सोर्स वोल्टेज का मान किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो मैं बोल सकता हूं अनुनाद के समय पर V किसके बराबर होगा, वी आर के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब दूसरा पॉइंट जरा समझना, इसी में दूसरा पॉइंट ये निकल कर आया, जो इंडक्टर पर वोल्टेज है और जो कैपेसिटर पर वोल्टेज है, क्या रेजोनेंस के टाइम पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, यस, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं इसी को लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेस का मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ voltage across capacitor should be same।
समान होना चाहिए। एंड आपस में आउट ऑफ फेज क्यों बोल रहे हैं, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, तो हम बोल सकते हैं एंड आउट ऑफ फेज बाई 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होना चाहिए। तो ये बात भी आपको क्लियर हो रही होगी, जो 10वां पॉइंट लिखा है मैंने वहां भी लिखवाया था, VL और VC का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा और आपस में कितने डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, 180। और ये वाला टर्म भी आप देख सकते हैं कि क्यों ये 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज बन रहा है। लास्ट पॉइंट हम लोग एक ये भी बना सकते हैं यहाँ पर पावर के टर्म्स में, क्योंकि मैंने इंपीडेंस की बात कर ली, वोल्टेज की बात कर ली, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज ट्रायंगल बन सकता था, पावर ट्रायंगल बन सकता था, इंपीडेंस ट्रायंगल बन सकता था। इंपीडेंस वाला टर्म हो गया, वहाँ मॉड XL मॉड XC बनाया था, वोल्टेज में VL और VC बनाया। अब हम क्या बनाएंगे, पावर। अगर मैं पावर वाली टर्म को लिखूं तो क्या पावर वाली टर्म को लिखने का मतलब है, पावर वाली टर्म को लिखने का मतलब है सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो अगर मैं पावर वाली टर्म्स को लिखना चाहूँ, मैं लिख के बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पर अब ये जो 11 नंबर का पॉइंट बनेगा, ये कुछ ऑल आर बेसिक पॉइंट्स, और मैंने रिकॉल इसलिए कर दिए हैं स्टूडेंट्स सो दैट आपको प्रॉपर आइडिया रहे, और जो भी पॉइंट आपका वहाँ कम क्लियर रहा हो वो एक बार फिर से क्लियर हो जाए। जस्ट ये आप लोग एक बार फिर से जस्ट देख भी लेंगे तो बात बन जाएगी। ये सारी बातें मैंने वहाँ भी डिस्कस की थी। आज मेरे को ग्राफ स्टार्ट करने हैं, बट ग्राफ से पहले मेरे को लगा कि थोड़ा सा क्लास के बीच में डिस्कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी दिनों बाद ये लेक्चर अपलोड हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ तक की चीज़ें क्लियर रहें सो दैट आप लोग प्रॉपर इसको समझ पाएँ। और कुछ एक दो पॉइंट्स लास्ट के मिनिमाइज हो गए थे, तो वो भी प्रॉपर इलोबरेट मैं यहाँ कर दूँ। अब देखो सीरीज सर्किट पर जब भी हम पावर की बात करेंगे, देखो पहले पावर के लिए मैं ऐसा आपको समझा देता हूँ। जब भी पावर की हम बात करते हैं तो पावर का मतलब ये था, या पहले आप ऐसे देखो, बताओ इम्पीडेंस सीरीज RLC सर्किट का क्या होगा, Z इज इक्वल टू R प्लस J मॉड XL माइनस J मॉड XC हो जाएगा, अगर इसको मॉड में लिख दें। अब यहां देखो सीरीज सर्किट में करंट सेम होगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई मॉड ऑफ IRMS स्क्वायर। अगर मैं पावर लिखना चाहता हूं तो I स्क्वायर R, I स्क्वायर X, I स्क्वायर का फॉर्म आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में मॉड ऑफ IRMS स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मॉड ऑफ IRMS का स्क्वायर इंटू Z, और यहां मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ IRMS का स्क्वायर, मॉड ऑफ IRMS का स्क्वायर इंटू R प्लस, यहां देखो टर्म एक J है और इसके बाद मॉड ऑफ IRMS का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ XL है, माइनस J मॉड ऑफ सीरीज RLC सर्किट में पावर ट्रायंगल में पढ़ाया है, मॉड ऑफ IRMS स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ XC। अब आप याद करो डियर स्टूडेंट्स, क्या ये इंडक्टर पर बनने वाली पावर है I स्क्वायर X, XL के लिए इंडक्टर, और ये कैपेसिटर पर बनने वाली पावर है। अगर ये मैं मॉड के साथ लिख रहा हूँ तो क्या मैं इसको मॉड ऑफ QL डिनोट कर सकता हूँ और इस वाली टर्म को मॉड ऑफ QC डिनोट कर सकता हूँ। तो अब आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, ये वाली टर्म एक्टिव पावर है, इसको आप P से डिनोट कर सकते हैं, रिएक्टिव को Q से डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये वाली जो टर्म है
ये टोटल पावर है और टोटल पावर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इसको प्रॉपर वे में लिखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एस फेजर, IRMS² इंटू जेड फेजर को एस फेजर बराबर एक्टिव पावर रियल पार्ट है, इसको मॉड में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं है, प्लस यहाँ जे था, जे एज इट इज, जे इसका नेचर बता रहा है और लेंथ वाइज ये इंडक्टर की बनने वाली रिएक्टिव पावर है, यहाँ नेचर माइनस जे है और ये कैपेसिटर पर बनने वाली रिएक्टिव पावर है, इसको मॉड ऑफ क्यूसी बोल सकते हो। अब आप मेरी बात को समझें, अगर मैं पावर के लिए फेजर डायग्राम को खींचूं तो सबसे पहले रेफरेंस कौन सी लाइन खींच सकते हैं स्टूडेंट्स, रेफरेंस का मतलब है एक्टिव पावर ओनली, तो सबसे पहले हम लोगों ने रियल पावर को खींचा। मैंने यहाँ पर रेफरेंस लाइन कोई बनाई है और रेफरेंस में कौन सी टर्म दिखाई है, P, दैट इज एक्टिव पावर। रेफरेंस में P लिखा है, दैट इज एक्टिव पावर, मैं भी नाम भी लिख दूंगा इनके, से दिस इज P, ये अपने पास P है, दिस इज एक्टिव पावर P। और अगर मैं JQL की बात करूं, याद रखें मैं पैरेललोग्राम मेथड यूज कर रहा हूं हर जगह। पैरेललोग्राम मेथड मैंने आपको एसी में नहीं बताए थे, अभी जब इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स में बता दूंगा। पैरेललोग्राम मेथड में जहां से एक वेक्टर स्टार्ट होता है वहीं से सारे वेक्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, राइट। तो P एक्टिव पावर के लिए मैंने रेफरेंस से खींच दिया क्योंकि एक्टिव पावर रियल पावर है, इमेजिनरी पावर रिएक्टिव पावर होती है। तो QL का नेचर प्लस J है, तो इसका मतलब प्लस J का मतलब QL का मैग्नीट्यूड अपवर्ड, लेंथ वाइज इसको मॉड QL बोल सकते हैं। इसी तरह माइनस J का मतलब डाउनवर्ड, तो मॉड ऑफ QC यहाँ है कहीं, और दोनों की लंबाई मॉड ऑफ QC की लंबाई और मॉड ऑफ QL की लंबाई आपस में बराबर है। अब आप ये बात भी समझ रहे होंगे, ये वाला इस रेफरेंस लाइन से प्लस 90 है और रेफरेंस एक्टिव पावर से ये वाली लाइन QC वाली लाइन माइनस 90 है। अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो क्या ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं? यस। और दोनों की लंबाई आपस में बराबर है। अगर दोनों की लंबाई आपस में बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अनुनाद की घटना के समय क्या होगा, ध्यान से देखें। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा समझें। एस फेजर बराबर P प्लस J, इसमें मैंने J को कॉमन ले लिया तो मॉड QL माइनस मॉड QC आ गया। एट रेजोनेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर अनुनाद की घटना हुई तो एट रेजोनेंस में बोल सकता हूँ इमेजनरी पार्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इमेजनरी पार्ट अगर इक्वल टू 0 होना चाहिए तो मॉड QL माइनस मॉड QC बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए तो मॉड QL बराबर मॉड QC होना चाहिए। जब ये खत्म हो गया तो S फेजर बचा किसके बराबर, क्या हम बोल सकते हैं S फेजर बराबर ओनली P है। तो यहाँ से दो बातें निकल कर आएंगी, मैं दोनों ही बातों को भी आपको लिखवाऊंगा। उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, S फेजर बराबर जो P आया है इसका मतलब ये जो P है ये P टोटल पावर के बराबर है। तो क्या लास्ट लाइन मैंने आपको वहाँ लिखवाई थी, टोटल पावर किसके बराबर आ रही है, केवल एक्टिव पावर। क्यों, इसका ये मतलब नहीं है कि रिएक्टिव पावर बन रही, अलग अलग इंडक्टर में भी बन रही है रिएक्टिव पावर, कैपेसिटर में भी बन रही है, बट दोनों की नेट रिएक्टिव पावर कैंसिल हो रही है क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। राइट, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, अब जरा समझो, अगर टोटल पावर एक्टिव पावर के इक्वल है, टोटल पावर एक्टिव पावर के इक्वल है, तो यहां पर मैं नाम भी लिख देता हूं एक बार। इसी को हम बोलते थे ऑपरेंट पावर, इसी को हम बोलते थे ऑपरेंट पावर, इसी को हम बोलते थे टोटल पावर, इसी को हम बोलते थे कॉम्प्लेक्स पावर। आपको नाम शायद रिकॉल होंगे, ये सब वर्ड हम लोग वहाँ यूज करते थे। इस पावर को हम बोलते थे एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, और ये वाली जो अपने पास पावर बनती थी इस पावर को हम लोग बोलते थे, जब जे कॉमन ले लेते थे, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर या वाटलेस कंपोनेंट, रिएक्टिव पावर। अब आप देखो, जब रेजोनेंस हुआ तो अपने पास जो टोटल पावर बन रही है वो किसके बराबर बन रही है, एक्टिव पावर। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस समय
जो इंडक्टर पर बनने वाली रिएक्टिव पावर है और जो कैपेसिटर पर बनने वाली रिएक्टिव पावर है, दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो अनुनाद के समय QL और QC का मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है और टोटल पावर जो बनती है वो केवल किसके बराबर बनती है, एक्टिव पावर। आप ऐसे सोचो, एक्टिव पावर है क्या, P बराबर VI cos फाई है और रिएक्टिव पावर क्या है, VI sin फाई। जब अनुनाद हुआ तो एक्टिव पावर केवल बनेगी, cos फाई का मान कितना है 1, तो इसका मतलब पूरी पावर एक्टिव हो गई, और sin फाई का मान क्या है 0। तो बताओ क्या 0 का किसी पे गुणा करोगे तो अल्टीमेटली क्या रिएक्टिव पावर 0 नहीं हो जाएगी। लेकिन ये कौन सी रिएक्टिव पावर है, नेट, Q नेट, तो नेट रिएक्टिव पावर 0 हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडक्टर में पावर नहीं बन रही, कैपेसिटर में पावर नहीं बन रही है, बट जितनी पावर इंडक्टर में बनेगी उतनी ही पावर कैपेसिटर में बनेगी और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करा देंगे, राइट। इसी घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद। सो दैट्स वाई ये 2 पॉइंट अपने पास निकल कर आए। इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, या यहाँ तक अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने शायद ये एलोबरेट नहीं किया था, 1-2 पॉइंट बच गए थे, तो वो पॉइंट अब आप लिख लेना, ये वाला और इससे पहले वाला, मुझे लगता है ये भी शायद मिस था। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग लिख लेना और मैं अब इसको लिख देता हूँ रिटन फॉर्म में। आप लोग इसको लिख चुके होंगे या पॉज करके आप लोग लिखो, मैं जब तक इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर ये 2 पॉइंट लिख रहा हूँ और ये सब याद होने चाहिए, पूरे 11 के 11 पॉइंट, ठीक है। जस्ट पॉइंट तो मैंने सारे बताए ही थे, बट एलोबरेशन थोड़ा सा रह गया था, स्पेस खत्म हो गया था कैमरे का, तो उस समय लेक्चर मैंने रोक दिया था, बट कोई इशू नहीं है, आपको मैंने फिर से बता दिया इसीलिए, तो उसको आप ऐड ऑन कर लेंगे। आप लोग इन 2 पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं और इसके बाद मैं एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो आज मेरे को स्टार्ट करना था। थोड़ा सा मुझे चीज़ें रिकॉल कराना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने रिकॉल करा दिया है। चलिए अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर अब अगर हम लोग इस लेक्चर पर, सॉरी पहले 2 पॉइंट्स लिख दूं नहीं तो फिर मिस हो जाएंगे। मैंने बोला एट रेजोनेंस जो सर्किट की टोटल पावर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, टोटल पावर ऑफ सर्किट becomes equal to एक्टिव पावर ओनली। किसके बराबर हो जाती है, एक्टिव पावर। और टोटल पावर को हम लोग किससे डिफाइन कर रहे थे, एस से। तो हमने देखा था एस फेजर की वैल्यू किसके बराबर आ गई थी, एक्टिव पावर। एस को क्या कहते हैं, टोटल पावर, और P को क्या कहते हैं, एक्टिव पावर। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि नेट रिएक्टिव पावर 0 हो गई थी। इसी पर मैंने एक पॉइंट और देखा कि मॉड ऑफ QL बराबर मॉड ऑफ QC आ गया था। इंडक्टर पर बनने वाली रिएक्टिव पावर और कैपेसिटर पर बनने वाली रिएक्टिव पावर इक्वल आई थी, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। तो इसका मतलब इसी को लिख सकते हैं थ्योरेटिकली, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टिव पावर शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर। बट आपस में ये आउट ऑफ फेज कितने थे, बट आउट ऑफ फेज बाई
180 डिग्री। तो ये आउट ऑफ फेज कितना था स्टूडेंट्स? 180 डिग्री, 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज था। तो मुझे ऐसा लगता है ये पॉइंट्स अब तक अब आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को चीज़ें प्रॉपर वे में क्लियर रहें। तो 4 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जिनको मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। वो 4 के 4 पॉइंट्स मैं यहाँ लिखकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल मैं 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखूँगा। अभी तक मैंने आप लोगों को ये 11 पॉइंट्स बताए हैं। 11 पॉइंट्स को मैं समराइज़ कर रहा था। ये जस्ट 4 पॉइंट मेरे पास बन रहे हैं जो आपके नोट्स पर साइड में इस तरह से होने चाहिए। मैं लिखवा ही देता हूँ। देखो, या पहले ये 3 और फिर ये इसके चौथे को मर्ज कर देंगे। सीरीज रेजोनेंस में अपने को ये तो समझ में आ रहा है, अगर मैं सीरीज रेजोनेंस की बात करूं तो एक पॉइंट तो ये अपने को समझ में आ रहा है कि सीरीज रेजोनेंस पर देखो, ये समरी होनी चाहिए अब दिमाग में जो मैं लिख रहा हूं। सीरीज रेजोनेंस में बहुत प्रॉपर समझना है स्टूडेंट्स। अनुनाद के समय श्रेणी क्रम अनुनाद में जो कुल प्रतिबाधा होती है जेड का मान किसके इक्वल आता है? आर के बराबर। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? एक्सएल एक्ससी बराबर हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। इसी तरह अपने पास अगर टोटल सोर्स वोल्टेज की बात करें तो सोर्स वोल्टेज का फेजर किसके बराबर आता है? वी आर, मतलब वो वी इंटू आर नहीं है, सफिक्स में आर है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो वी फेजर बराबर क्या आ जाता है? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, राइट। अगला थर्ड था जो टोटल पावर है, टोटल पावर का मतलब एस फेजर जो हमारे पास इक्वल आता है वो आता है एक्टिव पावर के। तो एक्टिव पावर को हम क्या दिखाते हैं? पी। याद रखना, जेड और आर सेम फेज, वी और वी आर सेम फेज, एस और पी सेम फेज। इसका मतलब दिस इज सेम फेज। ये कैसा कंपोनेंट है? सेम फेज। ये कैसा कंपोनेंट है? सेम फेज। ये कैसा कंपोनेंट है? सेम फेज। सीरीज सर्किट पर हम 3 बातें कर सकते हैं, एक प्रतिबाधा की, एक वोल्टेज की और एक पावर की। अब इसी में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना। अब 3 बातें क्या निकल कर आई एक्स्ट्रा? ये जब मैं लिख रहा था, ये जब मैं पॉइंट्स लिख रहा था कि इंपीडेंस किसके बराबर है? आर, तो हम क्या बोल रहे थे? सीरीज रेजोनेंस में इंपीडेंस बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव। सीरीज रेजोनेंस में जो सोर्स वोल्टेज है वो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है। सीरीज रेजोनेंस में जो टोटल पावर है वो किसके बराबर है? एक्टिव पावर। या मैं ऐसा बोलूं, सीरीज रेजोनेंस में मॉड ऑफ एक्सएल और मॉड ऑफ एक्ससी बराबर है। मॉड ऑफ एक्सएल और मॉड ऑफ एक्ससी बराबर। इसी तरह मैं बोलूं, सीरीज रेजोनेंस में इंडक्टर पर बनने वाला वोल्टेज और कैपेसिटर पर बनने वाला वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह मैं पावर की बात करूं तो कैपेसिटर पर बनने वाली पावर और इंडक्टर पर बनने वाली पावर, इंडक्टर पर बनने वाली रिएक्टिव पावर और कैपेसिटर पर बनने वाली रिएक्टिव पावर आपस में बराबर होती। बट ये क्या था? आउट ऑफ फेज। आपस में ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं। कितना? बाई 180 डिग्री। ये वाला क्या है? आउट ऑफ फेज। कितना? बाई 180 डिग्री। ये वाला क्या है? ये दोनों भी आपस में आउट ऑफ फेज हैं बाई 180 डिग्री। नेक्स्ट, इसी पर एक बात ये भी समझ में आ रही है, ये जो टर्म हम देख रहे हैं, इसी पर एक बात ये भी समझ में आ रही है। आउट ऑफ फेज हमने लिख दिया, आउट ऑफ फेज लिख दिया, आउट ऑफ फेज लिख दिया।
क्या यहाँ नेट इमेजिनरी पार्ट को मैं बोल सकता हूँ रेजोनेंस के टाइम पर एक्स नेट बराबर 0? इसी तरह ये मतलब रिएक्टिव पार्ट था एक्चुअली में, समझ पा रहे हैं? नेट रिएक्टिव पार्ट 0 हो गया। क्या मैं यहां बोल सकता हूं क्यू नेट बराबर 0, राइट? और यहां जो मेरे पास V का पार्ट बच रहा है, राइट, इसको मैं बोल सकता हूं VLC का नेट, इंडक्टर और कैपेसिटर का जो नेट वोल्टेज है VLC नेट बराबर 0। तो इंडक्टर और कैपेसिटर पर बनने वाले वोल्टेज का नेट वोल्टेज 0 है। नेट क्यों? क्योंकि ये दोनों जब इक्वल होंगे तो नेट वोल्टेज जो बनेगा रिएक्टिव वाला J वाला वो खत्म हो जाएगा, Q नेट 0 हो जाएगा, X नेट भी 0 हो जाएगा। एक जो चौथा मैं बोल रहा था वो ये था पॉइंट, पावर फैक्टर अगर आप लिखना चाहो, देखो तो पावर फैक्टर देखते जाओ, cos फाई बराबर R/Z होता है, Z बराबर यहाँ क्या है R, तो R/R वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहाँ से देखो cos फाई बराबर वोल्टेज ट्रायंगल में पावर फैक्टर क्या होता है, रजिस्टर पर बनने वाला वोल्टेज डिवाइड बाई सोर्स वोल्टेज, तो VR/V। देखो यहाँ पर VR तो VR है, सोर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई रेजोनेंस के टाइम VR, तो VR और VR कैंसिल, तो वैल्यू 1। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ तीसरा वाला पावर वाला। तो पावर में हम बोल सकते हैं cos फाई बराबर होना चाहिए एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर, एक्टिव पावर P है, अपरेंट पावर S है। अब बताओ अनुनाद के समय S का मान किसके बराबर है, P के बराबर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ cos फाई बराबर P अपॉन S का मान किसके बराबर आया P, तो P/P, तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो अल्टीमेटली आप चाहे इम्पीडेंस फॉर्मेट से पावर फैक्टर लिखें, चाहे वोल्टेज वाले फॉर्मेट से लिखें, चाहे पावर वाले फॉर्मेट से लिखें, हर जगह से शक्ति गुणांक तीनों से क्या आएगा 1। और दूसरी बात, आपसे बोला जाए एक्सएल और एक्सी आपस में क्या है, तो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। आपसे बोला जाए इंडक्टर और कैपेसिटर पर बनने वाला वोल्टेज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। आपसे बोला जाए इंडक्टर पर बनने वाली रिएक्टिव पावर, कैपेसिटर पर बनने वाली रिएक्टिव पावर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। जब इनको एक तरफ रखोगे तो Q नेट बराबर 0, इसको एक तरफ रखोगे तो VLC नेट बराबर 0, जब इसको एक तरफ रखोगे तो XLC नेट बोल दो या X नेट बोल दो बराबर 0, राइट। तो मुझे लगता है ये प्रॉपर समरी अब आपके दिमाग में आ गई होगी। आज का लेक्चर अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ये कुछ पॉइंट्स थे जो 2-3 लास्ट के, ये शायद लास्ट लेक्चर में रह गए थे तो मैंने आज एलोबरेट कर दिए हैं। इससे पहले जो 2 पॉइंट थे शायद वो बचे थे और ये बचा था, तो ये अब आप प्रॉपर वे में लिख सकते हो। और मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बचेगा जो 11 पॉइंट से बना है। आगे हम लोग बैंडविड्थ, कर्व, रेजोनेंस कर्व, पावर, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, क्वालिटी फैक्टर, अलग अलग टर्म सभी पढ़ेंगे। लेकिन रेजोनेंस के जो बेसिक पॉइंट्स बनते हैं उसके कम से कम आपके जो 11 पॉइंट्स बनते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब नहीं छूटने चाहिए, राइट। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ जो टॉपिक अब आप पढ़ने जा रहे हो रेजोनेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन टॉपिक्स को अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया, और फ्री के मार्क्स हैं, एसी का थोड़ा बेसिक आना चाहिए कि आर क्या है, एक्सएल क्या है, एक्सी क्या है। मॉड वर्ड से घबराना नहीं है, इतनी प्रैक्टिस अब आपको हो चुकी है कि वेक्टर जब खींचते हैं तो लेंथ वाइज खींचते हैं, तो वहाँ मॉड में दिखा देता हूँ, राइट, ताकि क्लियर रहे कि मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है। बाकी प्लस जे और माइनस जे उसका नेचर है। इतनी बार हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं फेजर्स की कि अब ये बार बार बताना इररिलेवेंट हो जाता है, राइट। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने प्रॉपर इनको एलोबरेट करा रखा है। एसी काफ़ी कुछ मतलब हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सीरीज़ में भी, पैरेलल में भी बहुत बार फेजर बनाए, न्यूमेरिकल्स में भी नंबर ऑफ टाइम्स मैंने फेजर आपको बनवाए हैं। चलिए, तो आज की क्लास का ग्राफ वाला पोर्शन मैं अब आपको स्टार्ट करता हूँ। एक एक करके मैं कुछ ग्राफ आपको एलोबरेट करता हूँ, ठीक है। एक एक करके मैं कुछ ग्राफ्स आपके एलोबरेट कर देता हूँ। तो 1 बाई 1 मैं ग्राफ एलोबरेट कर रहा हूँ आपको, आप लोग देखते जाएंगे। मान लीजिए मैं सबसे पहले ग्राफिकल फॉर्म पर चलता हूँ, तो ग्राफिकल फॉर्म में जो पहला फॉर्मेट है, या आप लोग अब इसको ग्राफिकल फॉर्म को नेक्स्ट वाले लेक्चर पर देख सकते हैं। सेकंड पार्ट पर मैं इसको बना देता हूँ सो दैट आप लोग जो बोलते हो लेक्चर लंबे हो रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में मैं इसको डील कर देता हूँ। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लें।